गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज फिजिक्स का बहुत बड़ा भंडारा लेकर के आए। ठीक है, भंडारा मतलब खाने पीने वाला नहीं मेरे भाई, ये सवाल का भंडारा है। इतना ज्यादा क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर के आया फिजिक्स का कि देख पड़ोसी जल मरे। ठीक है सर, आ जाना। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि फिजिक्स का आज एकदम महा इंपॉर्टेंट सवाल है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि एक क्लास का नाम है महामैराथन क्लास। ठीक है, और महामैराथन कहने का मतलब है मेरे भाई कि ये क्लास लगभग 1 से 2 घंटा का होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग रहिएगा थोड़ा सा पेशेंस बना करके, और आप अपने अंदर बस इतना सोच करके आइए क्लास में कि सर का क्लास जितना देर का होता है वो पूरा क्लास हमको कर लेना है। पूरा क्लास करने के बाद आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि सारा का सारा जो क्वेश्चन हमने करवा रहा है वो पूरे वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है सर, चलिए क्लास को कर देते हैं शुरू। सर क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही बताऊंगा कि चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक को कर देना मेरे भाई। चलिए आइएगा सर, 1 नंबर सवाल कहता है ना कि निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ कितना 8, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। देखो इस बात को समझना कि हमें निर्वात और एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। हमें निर्वात और एक पारदर्शी माध्यम में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और किसी माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। हमसे क्या पूछा, हमसे अपवर्तनांक पूछा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है। अपवर्तनांक बोले तो म्यू इक्वल टू होता है सी बटा कितना भी, और सी बोले तो कितना मेरे भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा, ठीक है सर आ जाना, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है तो 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही ना दिया हुआ है। जरा आप सोचना, हमने आपको क्या बोला है, कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर बोला है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ये हमारा हो जाएगा 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमसे पूछा माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, तो अपवर्तनांक इक्वल टू होता है सी बट्टा भी। तो हमारा यहाँ पे देखो ये 10⁸ से 10⁸ गला खोपचे में सर, यहाँ पे बच गया 3, यही ना होगा रे, यहाँ पे बच गया 3, अब बट्टा नीचे कितना बच गया 2.4, इसको पॉइंट को काटो तो ऊपर हो जाएगा 10, आ जाना सर। इसको 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 30। नहीं समझा, देखो ये अब ऐसे हो जाएगा, ये अब ऐसे हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमने पॉइंट को हटा दिया, ऊपर 10 लिख दिया, ऊपर 30 हो गया, नीचे 24 अब हो गया, 6 से काटना 6 × 30 और 6 चौक 24, यानी कितना हो गया 5/4, यानी कहने का सेंस है 5/4 बोले तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, अब वर्तनांक इक्वल टू होता है सी बट्टा भी। हमें किसी निर्वात में प्रकाश की चाल को सी बोलेंगे और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को भी बोलेंगे, जहां पे सी का मान इतना दिया हुआ, भी का मान इतना दिया हुआ, 10⁸ से 10⁸ गलत खोपचा में आंसर आ जाएगा इतना। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सोचना। अच्छा एक बात और बता देना चाहते हैं सर, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए पीडीएफ, मास्टर पीडीएफ तो चाहबे नु करी। अच्छा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो अपने मोबाइल के कहाँ चले जाना, टेलीग्राम में चले जाना, और टेलीग्राम में जाकर के आपको सर्च कर लेना है संदीप कुमार, क्योंकि यही एक ऐसा नाम है जो आपको सिलेक्शन का सबसे बड़ा जादूगर बताया जाता है सर। ठीक है, आ जाना अपने टेलीग्राम में चले जाना और सर्च कर लेना संदीप कुमार, मेरा आईडी खुल जाएगा। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 11,000 लोग ज्वाइन होंगे, उस आईडी में जाकर के खोल के देखना, ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपको इस पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। अगर इतना सा नहीं खुलेगा तो इसका यूजर नेम सर्च कर लेना @ ठीक है, @संदीप 7295। ठीक है सर, आ जाना। दिल में दर्द है, तकलीफ है तो मेरा इंस्टा को ज्वाइन कर लेना ना, फॉलो कर लेना। आ जाओ, मेरा इंस्टा आईडी है संदीप -1842। ठीक है सर, आ जाना, इसे भी जरा फॉलो कर लेना। आजकल इसका ज़्यादा हम प्रमोशन करने लगे। ठीक है, चलो सर ज्वाइन कर लेना, आ जाइएगा। कहता है क्या सवाल नंबर 2 कि एक प्रकाश की किरण वायु से हवा, अच्छा एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव
में से गुजरती है। अच्छा, वायु से होकर द्रव में से गुजरती है तथा 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अच्छा, वायु से होकर द्रव में गुजरती है और 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा। अच्छा, हमसे पूछा है द्रव का अपवर्तनांक। इस बात को समझना मेरे भाई कि वायु से जाएगा द्रव में, इस बात को समझ। अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है? अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है? अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से लिखते हैं। अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? तो अपवर्तनांक इक्वल टू होता है साइन आई बट्टा साइन आर। इस बात को पता है ना कि अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर। जहां पे हमें दिया हुआ क्या है कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव से गुजरती है तथा 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। तो आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उसका द्रव क्या होगा? अच्छा, आपतन कोण बोले तो कोण आई का मान कितना है? 60 डिग्री है। अच्छा मेरे भाई, आर का मान तो पता हो गया, लेकिन क्या आई का मान पता हो गया, लेकिन क्या आर का मान पता होगा? नहीं। तो आर का मान कैसे होगा? देखो, टोटल कितना है? टोटल 60 डिग्री है। आ जाना, हमें बोला है कि आपतन कोण 60 डिग्री है, लेकिन सर ये 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। ये आपतन कोण 60 डिग्री है लेकिन ये 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। इसका मतलब हमारा जो आर का मान होगा वो हमारा हो जाएगा 60 माइनस 15, यानी बोले तो 45 डिग्री हो जाएगा। हमने क्या बोला? हमने बोला आपको मेरे भाई, सवाल क्या बोला फिर से समझ लेना। सवाल कह रहा है ना कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव में गुजरती है, द्रव में से गुजरती है, 15 डिग्री से विचलित हो जाती है यदि आपतन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, आपतन कोण 60 डिग्री है, इसका मतलब कोण आई का मान 60 डिग्री है। फिर हमें क्या बोला सर कि 15 डिग्री से विचलित हो जाती है, इसका मतलब आपतन कोण 60 और 60 में 15 से विचलित, इसका मतलब कोण आर का जो मान होगा, परावर्तन कोण होगा, वो कितना होगा? 45 होगा। कर दो, साइन आर का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। फिर नीचे कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री आ जाना। साइन 60 का मान कितना होता है मेरे भाई? √3/2। साइन 45 का मान क्या होता है मेरे भाई? 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2। अब देखो सर, इसको कैसे गुना करना है मैं आपको बताता हूं। देखो, इसको जो है ना सर, ये नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर देना, इसको गुना इसके साथ कर देना, ठीक है? आ जाना, हमने क्या बोला? देखो ऐसे समझना, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझना। ये नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर देना और इसको जो है इसके साथ गुना कर देना, तो ऊपर में हो जाएगा √2। ऊपर में कितना हो जाएगा? √2 गुने √3। अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा? 1 गुने 2, यही ना होगा? इसको इसके साथ गुना कर दिए। आ जाना, अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, ये √2 है ना, √2 गुने √3। अब बट्टा में नीचे क्या है सर? 1 गुने 2। तो अच्छा, ये 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2। ये वाला 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2। एगो √2 से एगो √2 गला खोपचे में बच गया √3/√2। √3/√2 ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? हमने क्या बोला? हमने बोला, कहता है एक प्रकाश की किरण वायु से होकर द्रव में से गुजरती है तथा 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक इक्वल टू होता है साइन आई बट्टा साइन आर, जहां पे आई जो होता है सर वो हमारा होता है आपतन कोण। आई जो होता है मेरे भाई वो होता है आपतन कोण। कोण आर जो होता है मेरे भाई वो होता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण होता है मेरे भाई? परावर्तन कोण, ठीक है? आ जाना, आपतन कोण इतना है तो हमसे यहाँ पे साफ शब्दों में निकल जाएगा सर, ठीक है? आ जाना। अब यहाँ पे देखना सर जी कि हमने जो बोला था वो मेरा निकल गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ आइएगा। सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। सवाल नंबर 3, कितना नंबर? 3 नंबर सवाल की तरफ देखो। 3 नंबर सवाल कहता है ना, दो लेंसों जिनमें से एक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, 2 लेंस है, कितने लेंस है? 2 लेंस है, एक की फोकस 25 सेंटीमीटर है। जिसका फोकस 25 सेंटीमीटर है वो हमारा उत्तल लेंस है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है, यानी कहने का सेंस होगा ये हमारा +25 सेंटीमीटर होगा। हमने क्या बोला है? हमें सवाल जो बोला है हमको इसके ऊपर काम करना है। हमें बोला है कि 2 लेंस जिनमें से एक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है,
जो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस है वो हमारा उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। तथा दूसरी की फोकस दूरी कितना है सर, -10 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस का फोकस क्या होता है मेरे भाई, माइनस में होता है, तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोला है, तो फिर क्या बोलता है, को एक साथ रखा गया है, संयुक्त लेंस की क्षमता होगी। संयुक्त मतलब एक साथ लेंस की क्षमता होगी। सबसे पहले मेरे भाई दोनों को अलग अलग लेंस की क्षमता निकाल दो। पहला लेंस की क्षमता निकालेंगे, अच्छा इसको बोलो F1, इसको बोलो F2। जब अच्छा पहला लेंस की क्षमता निकालेंगे, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। यहाँ पे हमने P1 लिया तो P1 को हमने F1 कहा देंगे। ये जो F होनी चाहिए वो हमारा मीटर में होनी चाहिए, लेकिन ये जो F है वो हमारा सेंटीमीटर में है। आ जाना 1/25, ये 25 सेंटीमीटर है, लेकिन F जो होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/25 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है 25 चौका 100 4 बार में, यानी ये हमारा हो गया 4 मीटर। यानी हमारा 4 डायोप्टर, कितना डायोप्टर, 4 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता हो गया। ये 4 डायोप्टर हो गया P1। अब इसी प्रकार से P2 निकाल दो, तो P2 बराबर हो जाएगा 1/F2। आ जाना 1/F2। F2 का मान कितना है सर मेरे भाई, F2 हमारा है -10। आ जाना ये -10 है। अब हमको क्या करना है कि ये हमारा सेंटीमीटर में है, लेकिन इसको बदलना है मीटर में, तो 100 से भाग देना पड़ेगा। अब ये 100 चल जाएगा ऊपर और नीचे बच जाएगा -10, 10 दहें के 100, यानी हो जाएगा -10 डायोप्टर। कितना डायोप्टर, -10 डायोप्टर। अब हमसे पूछा संयुक्त लेंस की क्षमता, हमसे पूछा है संयुक्त लेंस की क्षमता, हमसे पूछा है संयुक्त लेंस की क्षमता, यानी कहने का सेंस है P बराबर, तो P बराबर हो जाएगा दोनों लेंस की क्षमता को जोड़ देंगे तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकल जाएगा, यानी P बराबर P1 + P2 हो जाएगा। P1 का मान कितना है, 4 डायोप्टर, 4 हो गया। P2 का मान कितना है, -10 है, तो -10 कर देंगे, यानी हो गया 4 और -10 बराबर कितना हो गया सर, ये आपका हो गया -6। -6 कहीं दे रहा है, -6 ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, जरा बता देना सर जी। क्या जो मैंने बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, सवाल नंबर 4 की तरफ आना। अब पहले ये बात बता देना मेरे भाई कि चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास अगर अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता देना। अगर आपको बुरा लग रहा है तो बुरे कॉमेंट बॉक्स में लिखना मेरे भाई, लेकिन जरूर कॉमेंट कर देना, क्योंकि आपका कॉमेंट पढ़ूंगा तभी तो खुद में खुद में इंप्रूवमेंट करूंगा। ठीक है सर, लेकिन अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर शेयर कर देना। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर 4 क्या कहता है, इस पर थोड़ी सी गौर करना। सवाल नंबर 4 पे थोड़ा सा गौर करना। अगर आपको लगता है कि नहीं 4 नंबर सवाल बनाना चाहिए तो थोड़ा सा गौर करना। 4 नंबर सवाल कहता है ना कि अभिसारी किरणों के मार्ग में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को रखने पर किरणों लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती है। लेंस की अनुपस्थिति में किरणों की फोकस होती है। देखो सर, सवाल बड़ा टेढ़ा कुबड़ा है। सवाल आखिरकार में कुछ है नहीं, लेकिन सवाल थोड़ा सा टेढ़ है। हमें अब अपने भाषा में हम सवाल को समझाते हैं। सवाल कहता है ना कि अभी सारी किरणों के मार्ग में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को रखने पर, अच्छा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कहने का सेंस है कि अवतल लेंस में रखा फोकस दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, जब अवतल लेंस में रखा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो अच्छा फोकस हो गया 20 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस की फोकस क्या होती है, तो अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये हो गया -20 सेंटीमीटर। हमें बोला है क्या कि अभिसारी लेंस, रुक जाओ, हमें क्या बोला है मेरे भाई, हमें क्या बोला है, थोड़ी सी गौर करना, मैं आपको बताता हूं, फिर से समझाता हूं। देखो, हमें बोला है कि अभी सारी किरणों के मार्ग में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को रखने पर किरणों लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती है। सवाल समझा नहीं समझा? जब 20 सेंटीमीटर की दूरी पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस में 15 सेंटीमीटर दूर एक कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तब हमसे क्या पूछा सर, अनुपस्थिति में किरणों की फोकस होती थी कहाँ, तब हमारा वस्तु कहाँ रखा गया होगा, सवाल ये पूछा। सवाल हम आपको साफ शब्दों में बता देते हैं। सवाल हमसे ये पूछा है कि एक अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वो अवतल लेंस में एक वस्तु को रखा गया है
कहाँ पे रखा गया वस्तु को वो पता नहीं है, लेकिन उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है सर वो 15 सेंटीमीटर पे बनाता है। अच्छा, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पे बनाता है, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। लेकिन इस बात को समझ लेना मेरे भाई, सवाल जिस अनुसार से बोला इसके ऊपर फोकस करना। रखने पर लेंस को रखने पर 15 सेंटीमीटर पीछे। अच्छा, जब बोले पीछे, देखो ऐसे ऐसे बोला, ये पीछे, जब पीछे बोले ना सर तो इन्हें बोलेगा ना सर, जब इन्हें बोलेगा ना, जब इधर प्रतिबिंब बनाया है ये साइड, इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा मेरे भाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, आ जाना। फिर हमसे क्या बोला इसके ऊपर हम बातें करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गौर करना सवाल की दुनिया में सर। आओ अब यहाँ पे आइएगा जरा। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वस्तु की दूरी। आखिरकार में वस्तु कहाँ पे रखा गया है जो हमारा 15 सेंटीमीटर दूर पीछे प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आ जाना। अच्छा, ये क्वेश्चन है लेंस का, तो लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कितने लोगों को पता है लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेवल देंगे रे, ऐसा लेवल देंगे कि कहीं मिल वो नहीं करेगा। 1/f, f देखो f हमारा कितना है -20 है, तो -20 कर दो बराबर 1/v, भी कितना है मेरे भाई 15 है, 15 कर दो माइनस 1/u, u रहने दो। अब आइएगा, अच्छा ये माइनस में 1/u है तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा इधर में प्लस 1/u। ये हमारा माइनस है 1/20 है तो उसको उधर कर दो, तो 1/15 प्लस 1/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आ जाना 1/u। अब देखना ये दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 15 चौका 60, 20 तिया 60, यानी हो जाएगा 4 और 3 7। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 7/60, 7/60। ठीक है, आ जाना। यानी हमारा 1/u बराबर हो गया 7/60। अब इसको क्या कर दो, ये नीचे वालों को ऊपर कर दो। ठीक है, आ जाना। जब नीचे वाला को ऊपर करेंगे तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60/7। 60 को जब 7 से भाग दोगे तो सर कितना हो जाएगा 7 8 कितना 8 7 56, 8 7 56, यानी कितना हो जाएगा 8 पॉइंट आपको 8.6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8.6, 8.6। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, मैंने जो बोला वो चमका। अगर चमका तो यस या नो तो बोलना पड़ता है कमेंट बॉक्स में मेरे भाई, क्योंकि मेरा क्लास ऐसे जाता नहीं है, मेरा क्लास बिना कमेंट का नहीं जाता है। ठीक है सर, चलो इसको मिटा दूँ, मिटाने में बड़ा माया बढ़ रहा है, चलो मिटाता हूँ। चलिए आइएगा सर, देखो सबसे पहली बात है ना कि अपने सभी 10-10 दोस्तों को शेयर कर देने मेरे भाई, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर जरा 6 की तरफ सर, देखिएगा 6 नंबर सवाल क्या, सॉरी 5 नंबर की तरफ आइएगा। 5 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है ना, पता है क्या बता दे, सुनो इधर आओ। देखो सर, जिंदगी कहता है ना सर, जिंदगी एक बड़ा संघर्षशील होता है। देखो मैं हमेशा से कहता हूँ आप सभी को कि दुनिया क्या बोलता है इस बात को मत कभी समझना, आपका दिल क्या बोलता है हमेशा दिल की बातों सुनना। अगर दुनिया की बातों सुनोगे ना मेरे भाई तो तुम्हें रोड पर नंगे नचा देगा दुनिया। ठीक है, अगर दिल की बात सुनोगे ना मेरे भाई तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, इसलिए कभी भी तुम ये मत समझना कि दुनिया क्या बोलती है, ये तुम समझना कि हमारा दिल क्या कहता है। बस हमारा कहने का सेंस है कि पढ़ना वहीं जहाँ तुम्हें समझ में आवे। ठीक है सर, आ जाना। कहता है क्या सर कि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी आवेशित चालक तक लाने में 4.8 × 10⁻⁻18 जूल कार्य करना पड़ता है तो आवेशित चालक के विभव में वृद्धि होगी। सवाल बड़ा रोमांटिक है मेरे भाई, सवाल बहुत रोमांटिक है सर, इतना ज़्यादा रोमांटिक है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, आना। हमें सबसे पहले ये समझना कि इतना जूल कार्य करना पड़ता है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा कार्य है। इतना जूल कार्य करना पड़ता नहीं, 4.8 × 10⁻⁻18 जूल कार्य करना पड़ता है। हमें बोला है क्या, हमें क्या बोला है, थोड़ा सा ऐसे समझना, ऐसे जरा समझना मेरे भाई। देखो सवाल जरा ऐसे समझना। ठीक है, हमें बोलता है ना सवाल कि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी आवेशित चालक तक लाने में 4.8 × 10⁻⁻18 जूल कार्य करना पड़ता है तो आवेशित चालक में विभव में, आवेशित चालक के विभव में वृद्धि। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻ कितना -19 कूलम्ब होता है या नहीं होता है, पता है कि नहीं, ये भी पता है कि नहीं रे, है ना पता। आ जाना। हमसे क्या पूछा है, विभव। इस बात को समझ लेना कि विभव बराबर होता है W बट्टा क्या होता है सर I। W बराबर क्या होता है मेरे भाई I। W बराबर क्या हो जाएगा, Q कर दो ना,
क्यू क्या हो जाएगा हमारा क्यू, यानी हमारा डब्लू बट्टा क्यू, यानी डब्लू कितना है मेरे भाई, तो कार्य हमारा ये है, यानी 4.8 गुने 10 पे पावर माइनस 18, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 1 कूलम में कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना 19। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, देखो इसको काटो पहले, ठीक है। ये हमारा ऊपर में कितना है, तो इस देखो ऊपर में 18 है, नीचे में कितना 19, तो इससे ये कट जाएगा मेरे भाई, लेकिन ये पूरा नहीं कटेगा, इसमें वो बचेगा। ऊपर में बच गया 4.8, ऊपर में कितना बच गया 4.8, ऊपर में बच गया 4.8, ये हमने 10 पे बड़ा 18 को हमने इसको पूरा इतना से काट दिया बट्टा में, ठीक है। आ जाना बट्टा में क्या बचा, थोड़ी सी गौर करना, थोड़ा सा गौर करना मेरे भाई। अब आना नीचे क्या बचा है 1.6 गुने, यहाँ पे 10 पे पावर 19 था, ऊपर में 10 पे पावर 18 है, तो नीचे में को 10 पे पावर 1 बचा हुआ है, माइनस 1 बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, इसमें माइनस 1 बचा हुआ है। अब आना थोड़ा सा गौर करना सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं सर जी कि ये देखो ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी कितना बार में कटेगा 16 48 3 बार में, 3 बट्टे 10 पे पावर माइनस 1 है। अच्छा ये 10 पे पावर माइनस 1 को अगर ऊपर भेज देंगे तो 10 पे पावर प्लस 1 हो जाएगा, SN तो 10 पे पावर प्लस 1 का वैल्यू 10 से होगा, तो ये कितना होगा 10 तिया 30 हो जाएगा, 10 तिया 30 कहीं दे रहा है 30 जूल प्रति कूलम्ब। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, दिक्कत है बताओ ना, हम रहेंगे तो दिक्कत होगा। अरे लोग क्या बोलता है ये मत सुनो, हम क्या कहते हैं वो सुनो तुम, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ सर सिलेक्शन दिलाना मेरा मकसद है, और सिलेक्शन सेलेक्टेड करके आपको दिखाना मेरा मोटिव है मेरे भाई, ठीक है। आ जाना बस, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है सर कि थोड़ा 17 तारीख को 17 मई को बर्थडे आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इतना शेयर करिए, क्लासेस को इतना शेयर करिए कि 1 लाख का परिवार आप 17 मई तक बना दीजिए। अगर 1 लाख का परिवार अगर 17 मई तक आप बना दीजिएगा तो दिल गदा गद हो जाएगा। हमारा बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट यही रहेगा, ठीक है। आ जाना सर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की तरफ, सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। 6 नंबर कहता है ना कि एक इलेक्ट्रो प्लेटिंग बाथ में 4 एम्पियर धारा प्रयोग करने पर 3600 कूलम आवेश प्रवाहित करने में समय लगेगा। अच्छा इसको काटो न रे, देखो सबसे पहले इससे समझो कि I बराबर 4 एम्पियर, क्योंकि हमारा एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का SI मात्रक है। आ जाना ये कितना कूलम आवेश है, तो हमारा दिया हुआ आवेश हमको दिया हुआ है मेरे भाई Q का मान दिया हुआ 3600 कूलम। आ जाना यही ना है 36,000 कूलम, काई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 36,000 कूलम दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है समय, हमसे क्या पूछा है समय। आ जाना समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, T बराबर क्या होगा Q बट्टा I, T बराबर क्या होगा Q बट्टा I, T बराबर क्या होगा Q बट्टा I, ठीक है। ये पता है कि नहीं, समय बराबर होता है आवेश बट्टा प्रतिरोध, समय बराबर क्या होता है आवेश बट्टा प्रतिरोध। आ जाना Q कितना है 36,000 है, Q कितना है 36,000 है, बट्टा I कितना है सर ये 4 है, काटेंगे मेरे भाई तो 9 चौक 36 यानी 9,000 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि T कितना हो गया, तो 9,000 सेकेंड हो गया, 9,000 सेकेंड हो गया। लेकिन मेरे भाई अगर आपके पास समझदारी नाम का चीज है तो सभी का सभी घंटे में दे रहा है, लेकिन मेरा आंसर तो सेकेंड में आया है, तो माथा कलकलाएंगे नारे बाबा ना। इस सेकेंड को बदल देंगे घंटे में, जब सेकेंड को बदलेंगे घंटे में तो 3600 से क्या कर देंगे गुना, यानी 60 गुने 60 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे 3600 से, ठीक है। आ जाना क्या से गुना करेंगे सर 3600 से, तो ये इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। आ जाना यहाँ पे देखो 9,000 है ऊपर, तो ये यहाँ पे कै जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो ये वाला कट गया, ऊपर में बच गया 90, नीचे में बच गया 36, तो ऐसे काट दो ना सर जी, ये 9 दहें के 90 और 9 चौक 36 यानी हो गया 10/4, और 10/4 को काटेंगे सर जी तो कितना बार में कटेगा, ये आपको कट जाएगा सर जी, कट जाएगा सर जी, कट जाएगा सर जी, कितना बार में कितना बार में कितना बार में आपको 2 और पॉइंट कितना 5 यानी कितना हो गया ये आपको 2.5 कहीं दे रहा है 2.5 घंटे। ऑप्शन नंबर कितना हो गया सर जी हमारा बी हो गया। कोई परेशानियां हैं, तकलीफ है, बता दो ना, आपकी सारी तकलीफ को मैं कर दूंगा झटके में ना खत्म भाई। चलो सर आना सवाल नंबर हमारा 7 की तरफ। 7 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, आइएगा जरा गौर कीजिएगा सर जी सवाल की ओर देखिए। सवाल क्या कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां
अच्छा 220 वोल्ट पर कार्य करती है। अरे मेरे भाई देखो, कभी भी घरेलू परिपथ में, कभी भी घरेलू लाइन में, अगर घरेलू लाइन में अगर कोई युक्तियां 220 वोल्ट पे कार्य कर रहा है, इसका सेंस ये है कि ये जो हमारा है वो हमारा समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? वो समांतर क्रम में है। और जब वो 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा वो 50 आवृत्ति, 50 HZ आवृत्ति इसमें काम कर रहा है। कितना आवृत्ति काम कर रहा है? 50 HZ आवृत्ति काम कर रहा है। इसमें करंट कितना प्रवाहित हो रहा होगा? तो करंट आपका 5 एम्पियर की प्रवाहित हो रहा होगा। ठीक है, हमने क्या बोला? कभी भी बोल दे क्वेश्चन में कि घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती है। जब भी बोल दे घरेलू परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पे कार्य करती है, तो 220 वोल्ट पे हमेशा समांतर क्रम में कार्य करेगी। और ऐसे केस में 220 वोल्ट पे हमारा 50 HZ आवृत्तियां लेगी, और ऐसे केस में वो हमारा वो 5 एम्पियर का करंट देगा। ठीक है, यानी सवाल नंबर 7 हो गया खोपचे में खत्म। आइएगा, ये सवाल देखोगे ना सर तो दीवाने हो जाओगे, कहोगे ना कि सर जी, हम बोलेंगे कार्य, तो बबुआ सुनो ना। देखो सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना। हमें कहता है ना कि 25 वाट और 100 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? आए सवाल कौन कौन बनाएगा? एक बार कोशिश तो करो ना जी, समझदारी नाम का चीज है ना जी। आओ देखो क्या बोलता है सवाल में, सवाल की ओर आता हूं। सवाल कहता है क्या कि 25 वाट और 100 वाट के दो बल्ब हैं। अच्छा पहला कितना है? 25 वाट है, तो पहला का शक्ति कितना हो गया? ये 25 वाट हो गया। ठीक है, दूसरा का शक्ति कितना हो गया मेरे भाई? ये 100 वाट हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? वोल्टेज समान है। अच्छा देखो, सभी में जो वोल्टेज है ना, सभी में जो वोल्टेज है ना वो समान है। जब सभी में वोल्टेज समान है तो ऐसे केस में हमसे पूछा प्रतिरोधों का अनुपात, तो प्रतिरोधों बोले तो R1 और R2 का अनुपात बराबर हो जाएगा P2 और P1 का अनुपात। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। हमने क्या बोला कि कभी भी वाट वोल्टेज शक्ति का अगर अनुपात दिया रहे और आपसे पूछ दे प्रतिरोध का अनुपात, हमने क्या बोला? कभी भी शक्ति का अनुपात दिया रहे और आपसे पूछ दे प्रतिरोधों का अनुपात, तो R1 बट्टा R2 बराबर P2 बट्टा P1। P2 का मान कितना मेरे भाई? 100 है, और P1 का मान कितना मेरे भाई? 25 है। तो 25 चौका हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा 4/1। यानी कहने का सेंस है 4 अनुपात कितना? 1, और 4 अनुपात 1 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। कोई तकलीफ परेशानियां है तो बता दो ना, आपकी सारी परेशानी को मैं झटके में खत्म कर दूंगा सर। ठीक है, चलो आइएगा सर सवाल नंबर अगले की तरफ। अगला सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना। सवाल नंबर 9 9 9 9 9 9 9 9। आओ अच्छा 9 नंबर सवाल कितने लोग पढ़े हैं? 9 नंबर सवाल कितने लोग देखे हैं? जरा देख करके इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। तो 9 नंबर सवाल जल्दी कमेंट करो। कहता है फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार का जो पदार्थ का गलनांक होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए? हम लोगों के घर में जो फ्यूज तार होता है ना मेरे भाई, वो फ्यूज तार का जो गलनांक होनी चाहिए ना सर, वो फ्यूज तार का गलनांक कम होनी चाहिए। क्यों? क्यों देखो हम लोग अपने घर में फ्यूज लगाते हैं, जो वोल्ट थी जहाँ पे होता है ना, क्या बोलता है इसको, बोर्ड में कोई इतना सा फ्यूज लगा हुआ रहता है। अगर सोचो इसका फ्यूज का अगर गलनांक अगर कम नहीं रहेगा तो जहाँ तहाँ सर्किट अगर उड़ेगा मेरे भाई तो फ्यूज गल के टूटेगा कैसे? नहीं टूटेगा। इसलिए उसका गलनांक जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को समझ लेना। तो फ्यूज तार का गलनांक कैसा होनी चाहिए? तो कम होनी चाहिए। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होनी चाहिए? तो कम होनी चाहिए। कैसा रहे? तो कम। ठीक है, आ जाना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? 10 10 10 10 10। सवाल नंबर 10। आओ 10 नंबर सवाल देखोगे ना सर तो पता है क्या कहोगे कि तुझे देख कर जीता हूँ हम। आओ कितना लोग सोचा होगा ना कि मास्टरवा लग रहा है बड़ा प्यार मोहब्बत वाला आदमी है। ना भाई ना, जिंदगी सर का जिंदगी में खुश रहना ना, खुद से प्यार करो। हाँ हमने कर लिया, खुद से किया। जिंदगी सब जितना देखता ना, जितना देखना जितना प्यार मोहब्बत लड़का है ना, सब कहेगा हम ना बहुत बुरे हालात में है, ये हो गया, हम सुसाइड कर लेंगे। कर लो, किससे पूछ के तुम किया था? मेरा भी 2-4 गो दोस्त है। ठीक है, इसलिए हमने सोचा इस सबको देखते हैं ना इस हालात में, तो मुझे लगता नहीं, चलो हम खुद से प्यार करते हैं। ठीक है सर, आ जाओ। और वही इंसान अच्छा होता है जो इंसान, मैं आपको बताता हूं, 16 साल से उम्र में 22 साल की उम्र में अगर खुद से प्यार करना सीख गया ना, बस 16 से 22 साल, ये 4 साल अगर वो इंसान खुद से प्यार करना सीख गया ना सर, तो इसको तुम 5वां साल में देखोगे ना मेरे भाई, तो इसके माथे पे बेरोजगार का टीका नहीं रहेगा, बेरोजगार का टीका हट जाएगा।
हाँ, सिंपल फंडा, सिंपल रूल। कहता है जवानी और पढ़ाई एक ही साथ आता है लाइफ में। तो पढ़ाई को अगर यूज करना चाहते हो तो जवानी को छोड़ो, और जवानी को यूज करना चाहते हो तो पढ़ाई जाएगा खोपचा में। सिंपल फंडा, सिंपल रूल, ठीक है सर। तो दोनों दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, ना तो तुम उधर जाओगे ना तो तुम उधर रह पाओगे। बीच में ऐसे कहोगे ए हम मेरे को क्या होगे, ऐसे करोगे सर, ये लाइफ नहीं है। लाइफ इधर है, लाइफ इधर है। देखो लाइफ कहता है क्या कि घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, देखो घर में जो हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है मेरे भाई, घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो 220 वोल्ट की होती है। अगर आवृत्ति की बात करेगा तो सर वो हमारा होता है 50 एचजेड की आवृत्ति होती है। कितना एचजेड की आवृत्ति होती है? 50 एचजेड की आवृत्ति होती है। अगर आपको विद्युत धारा की बात करेगा तो धारा जो होता है वो 5 एम्पियर की प्रवाहित होता है। कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है? 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, देख लेना। तो इस बात को याद कर लेना, भारत में घरों में कितने वोल्ट की करंट होती है? तो भारत में कहीं भी घरों में जो वोल्टेज होती है करंट की, वो हमारा होता है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पे कितना आवृत्ति होती है? तो 50 एचजेड आवृत्ति होती है। 220 वोल्ट पे कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है? तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चलिए आइएगा सवाल नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर सवाल पता है क्या कहता है? कहता है ना कि एक सुरक्षा फ्यूज में तार का तापमान सीधे समानुपाती होता है किसका? अरे भाई एक सुरक्षा फ्यूज, फ्यूज जो होता है हम लोग का बोर्ड में लगा हुआ रहता है, उससे हम लोग कहते हैं सुरक्षा फ्यूज। तो वो फ्यूज का जो तार का सीधा समानुपाती होगा किसका? वो देखो कहता है एक फ्यूज में तार का तापमान सीधे समानुपाती होगा किसका? तो देख इस बात को समझ लो, तार का तापमान सीधा समानुपाती होता है, तार का तापमान सीधा समानुपाती होता है फ्यूज तार की लंबाई के। किसके? फ्यूज तार की लंबाई के। किसके? फ्यूज तार की लंबाई के। किसके? फ्यूज तार की लंबाई के। हेलो, इसका जरा सुन लो क्या बोल रहा है। अप्लाई करें। चलो लोन चाहिए 5 लाख का, मिल जाएगा तुरंत। चलिए आइएगा सर जरा। तुझे देख कर जीता हूं हम। चलो आइएगा सर जरा गौर कीजिएगा। हाँ, हमने क्या बोला है कि एक सुरक्षा फ्यूज में तार का तापमान सीधे समानुपाती होता है किसका? तो तार का जो तापमान होता है सर, वो तापमान जो होता है वो फ्यूज तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। फ्यूज तार की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है सर, चलिएगा सवाल नंबर आइएगा 12 की तरफ। कितना नंबर सवाल? 12 नंबर की तरफ सवाल। ठीक है, देखिएगा सर जरा क्या कहता है, इसका भी बात हम जरा सुन लेते हैं। ठीक है, आओ। ये सवाल थोड़ा सा सर आपको तंग करेगा, लेकिन आपको हरा नहीं सकता है, मैं इतना वादा करता हूं सर। आपको तंग कर सकता है, सच्चाई कभी झुक नहीं सकती मेरे भाई। सच्चाई को तंग किया जा सकता है लेकिन सच्चाई कभी झुक नहीं सकता है। ये इस प्रकार से वो दुनिया को नचा सकता है मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। कहता है क्या कि एक उच्चीय ट्रांसफार्मर 120 वोल्ट की लाइन पर 2400 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है, तो यदि प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी? देखो प्राथमिक कुंडली में जो है ना, हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, आइएगा जरा हम लोग सवाल की दुनिया में। ठीक है, कहता है क्या सर कि एक उच्चीय ट्रांसफर 120 वोल्ट की लाइन पर 2400 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है, तो यदि प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे। अच्छा, सवाल ऐसे बोला है जी। देखो सवाल कैसे बोला है, कहता क्या है, देखो इधर कहता है क्या है, पहला कितना है? 120 वोल्ट। ठीक है, पहला कितना है? 120 वोल्ट। तो पहला 120 वोल्ट हो गया, आ जाना। फिर हमें क्या बोलता है? 2400 वोल्ट। कितना है? 2400 वोल्ट। लाइन पर 2400 वोल्ट, इसको कर दो VS बराबर कितना हो गया? 2400 वोल्ट हो गया। आप जरा सोचना मेरे भाई, इस प्रकार से बोलना। अब हमें बोला है कि सर क्या
प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे लगाता है। अच्छा, प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे लगाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब हो जाएगा NP। कितना हो जाएगा? NP बराबर कितना? 100 फेरे। हमसे क्या पूछा है? तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, यानी NS बराबर वाट। हमने क्या बोला कि देखो इस प्रकार से समझना सवाल को कि पहला वोल्टेज में इतना, तो 2400 वोल्टेज में कितना फेरे होंगे। मैटर खत्म, इस प्रकार से समझ लेना, ठीक है। ऐसे समझना कि 120 पे 100 फेरे, तो 2400 पे कितने फेरे, इस प्रकार से समझना, ठीक है। हमने क्या बोला? 120 पे 100 फेरे, तो 2400 पे कितने फेरे, ठीक है। आ जाना, इसको फॉर्मूला ये लगाना, NP बट्टा NS बराबर VP बट्टा VS, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। आ जाना। हेलो, बोलिए। क्या हुआ? हाँ, तो उसमें केमिस्ट्री का गेस क्वेश्चन गया हुआ, बाकी सब आपको 15 तारीख को अपलोड हो जाएगा। हाँ हाँ, सब उसमें अपलोड हो जाएगा। हाँ, आइएगा सर जी। अब यहाँ में क्या करना है? NP बट्टा NS बराबर VP बट्टा VS। आ जाना। NP, हम इसको और डिटेल से समझाते हैं, पहले आंसर देख लो। 120 NS हमको नहीं पता है, बराबर VP कितना है मेरे भाई, तो 100 है। VS कितना है मेरे भाई, सॉरी, रुक जा, मामला गड़बड़ हो गया, रुक जा, मामला गड़बड़ हो गया। NP कितना है, 100 है, ठीक है। आ जाना। NP कितना है, ये 100 है। NS कितना है, हमको NS निकालना है। VP कितना है मेरे भाई, तो 120 है। VP 120 है बट्टा VS कितना है मेरे भाई, तो 2400 है, ठीक है। आ जाना। अब यहाँ पे देखना जरा सर, किस क्या करना है, ये एक जीरो से जीरो खत्म कर देना। अब इसको और हम आगे काटेंगे, यहीं पे मत काट देना पूरे, ठीक है। आ जाना, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा NS, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, जरा इसको ऐसे कर दो सर जी, ठीक है। आ जाना, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। आ जाओ, इसको जरा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। आ जाओ इधर, देखो जरा, मैं आपको क्या करता हूँ, ये NS से इसको गुना कर दो, तो NS गुण, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये NS को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे अब 12 बचा हुआ है बराबर। अब इसको इससे गुना कर दो, तो ये आपको है 24 जीरो गुने कितना, ये 100 हो गया। अब आना इधर, जरा आना सर जी, यहाँ पे अब ये NS बराबर क्या होगा, तो ऊपर में 24 जीरो और गुने कितना, ये 100 है, बट्टा में ये 12 नीचे आ जाएगा। आ जाना, इसको जरा काट देना सर जी, देखो ये 12 से इसको काटना, तो ये कितना बार में कटेगा सर, 12 दूनी 24, 20 बार में कट जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि NS बराबर 20 गुने 100 तो हो जाएगा कितना, 2000। 20 गुने 100 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2000, ठीक है। और ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, डी हो गया। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? अब कहिएगा सर जी मेरे को बुझाया नहीं, फिर से एक बार जरा समझा दो। मैं फिर से समझा रहा हूँ, जरा गौर करना। देखो सर, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ ना सर, इस प्रकार से देखो, इतना पे इतना फेरे, ठीक है, 100 फेरे, तो इतना पे कितना फेरे, तो इतना 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 करके हमने तोड़ दिया सर जी, मैटर खत्म हो गया, ठीक है सर। आइएगा सवाल नंबर अगले की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर जी। कहता है ना, कहाँ गया, हाँ, सवाल क्या कहता है कि एक त्रुटिपूर्ण तराजू के पलरों में एक पिंड को क्रमागत रूप से रखने पर उसका भार 6.4 ग्राम तथा 10 ग्राम प्रतीत हुआ है, तो पिंड की सही भार क्या होगा। देखो सर, कहता है क्या सर कि एक त्रुटिपूर्ण तराजू के पलरों में एक पिंड का क्रमागत रूप से रखने पर भार आपका जो है, पहला भार जो है मेरे भाई वो आपको है 6.4, दूसरा भार जो पकड़ाया है मेरे भाई वो कितना है, 10 ग्राम। तो हमसे क्या पूछा है, सही भार क्या होगा। तो देखो, जब भी सवाल दिया रहे कि हमें त्रुटि पकड़ाया और सवाल का आपको भार, सही भार पूछेगा, तो W D1 गुने D2 कर देना, ठीक है। आ जाना, D1 गुने क्या कर देना, D2, रूट अंडर D1 गुने क्या कर देना, D2, रूट अंडर D1 गुने क्या कर देना, D2। आ जाइएगा सर। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, D1 का मान कितना है, 6.4 गुने D2 का मान कितना है मेरे भाई, 10। आ जाना, इसको गुना कर दो सर, तो हो जाएगा आपको 64, रूट अंडर 64 का मान कितना हो गया, 8 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए हो गया, डी हो गया। समझ में आया हमने जो बोला वो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमने क्या बोला कि एक त्रुटि तराजू के, हमने क्या बोला, एक त्रुटि तराजू के, इस प्रकार से, रुको पहले इसको मिटाने दो। हमने बोला एक त्रुटि तराजू के पलरों में एक पिंड को क्रमागत रूप से
रखने पर उसका भार इतना ग्राम तथा उसका भार इतना ग्राम पकड़ाया गया है। एक त्रुटिपूर्ण तराजू है जिसमें जो हमारा जो डंडी मार रहा था वो इतना डंडी मार रहे थे और इतना डंडी मार रहे थे। साहब जी ज़्यादा डंडी मारते हैं ना, जो साहब जी है तो माफ़ी भाई माफ़ करना। ठीक है सर, तो पिंड का सही भार क्या होगा? सबका अपना अपना बिजनेस होता है, ठीक है आना। तो W1 इतना है, W2 इतना हो गया। हमें पूछा सही भार, तो √100 D1 इंटू D2 कर देने, हमारा कितना आ जाएगा 64, 64 हमारा 8 होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी है तो बता देना मेरे भाई। आइएगा सवाल नंबर 14 की तरफ। ठीक है, आइएगा सर, देखिए क्या कहता है। अच्छा, ये सवाल तो और लाजवाब है जी। ऐसे ऐसे सवाल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, और यही सब सवाल को कमेंट नहीं करोगे ना तो सोचिए जरा कैसे शादी होगा आप लोग को। आइएगा, सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगी? देखो, अगर वायु की आर्द्रता बढ़ेगी, ठीक है, तो वायु मंडलीय दाब क्या होगा सर? ये आपको घटती है या बढ़ती है। वायुमंडलीय दाब भी क्या होता है सर? ये बढ़ती है। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है? हमने बोला मेरे भाई कि अगर वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ती है। वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ती है। अगर वायु की आर्द्रता घटती है, अगर वायु की आर्द्रता घटती है तो वायुमंडलीय दाब भी क्या होती है? घटती है। हमने क्या बोला कि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ती है, वायु की आर्द्रता घटती है तो वायुमंडलीय दाब घटती है। हमने क्या बोला? वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ती है, वायु की आर्द्रता घटती है तो वायुमंडलीय दाब घटती है। एक बार मेरे साथ बोलोगे? अरे जहाँ पे बैठे हो वहीं से बोलो ना, ताकि मम्मी पापा भी सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा सही जगह पढ़ रहा है। ठीक है, आ जाना, ऐसा नहीं कि सब कुछ बोलने लग जाना। चलिए सवाल नंबर अगला की तरफ आइएगा सर जी। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना कि एक भारहीन गुब्बारे में 250 ग्राम जल भरा हुआ है, जल में इसका भार होगा। अच्छा, एक भारहीन गुब्बारे में 250 ग्राम जल भरा हुआ है। मान लो एक गुब्बारा है, इस प्रकार से देखो, एक गुब्बारा है मेरे पास, ठीक है, एक क्या है? गुब्बारा है। ऐसे देखना, ये गुब्बारा है, ठीक है सर, आ जाना। ये गुब्बारा है, ठीक है, कितना है? गुब्बारा है। इस प्रकार से मान लो क्या है? गुब्बारा है मेरे भाई, ठीक है, आ जाना सर जी, आ जाना सर जी, गुब्बारा है, ठीक है, आ जाना। मेरे पास एक गुब्बारा है, इस प्रकार से मानो गुब्बारा है, ठीक है, आ जाना। गुब्बारा में क्या है सर कि कुछ भार भरा हुआ, यहां तक मान लो क्या भरा हुआ? भार भरा हुआ 250 ग्राम, ठीक है, आ जाना। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि एक भारहीन गुब्बारे में 250 ग्राम जल भरा हुआ है। अच्छा, जिसमें 250 ग्राम यहां तक जल भरा हुआ है, तो हमसे क्या पूछा है? तो जल का भार हुआ है, जल में इसका भार होगा। अच्छा, तो ऐसे केस में ये गुब्बारे में ये जल का क्या भार होगा? तो ऐसे केस में गुब्बारे में जल का जो भार होगा वो शून्य होगा। क्या होगा मेरे भाई? ये शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि देखो इस बात को समझना, सवाल ऐसे समझना, ये गुब्बारे में हमारा 250 ग्राम जल भरा हुआ है, तो इसमें जो जल का भार होगा वो हमारा क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि गुब्बारे में जल का कोई भार होगा ही नहीं, तो हमारा क्या होगा? इसका भार शून्य होगा। इस बात को याद कर लेना, ठीक है, इसमें हमारा भार क्या होगा? तो शून्य होगा। ये सवाल एकदम टिकराने वाला है मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करके पढ़ लेना, ठीक है, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। आइएगा, सवाल क्या कहता है अगला, थोड़ी सी गौर करना। कहता है दोलन करती किसी वस्तु की आवृत्ति 50 प्रति सेकेंड है, इसका होगा क्या? अच्छा, दोलन करती किसी वस्तु की आवृत्ति हमें दिया हुआ कितना? दोलन करते किसी वस्तु की आवृत्ति हमें दिया हुआ कितना है? दिया हुआ मेरे भाई 5 है दिया हुआ, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा? उसका होगा क्या? आवर्तकाल। इस बात को समझ लेना मेरे भाई कि हमें क्या दिया हुआ है। रुको ना, रुको, कुछ है क्या? हम भी सोचे क्या इसमें ढुक गया कुछ, क्या पॉकेट में पैसा नहीं रहता है मेरा, इस बात को गौर कर लेना, ठीक है, आना। कहता है दोलन करते किसी वस्तु की आवृत्ति 5 है, ठीक, अच्छा, ओ आवृत्ति दिया हुआ जी, तो ऐसे होता, देखो अपवर्तनांक हमसे पूछा होगा, अपवर्तनांक बराबर होता है 1/आवृत्ति। क्या होता है मेरे भाई? 1/आवृत्ति। क्या होता है मेरे भाई? 1/आवृत्ति। 1 कितना? 5। 1 कितना? 5। अच्छा, 1 डंडा गिर गया, 1/5 बोले तो कितना? 0 पॉइंट कितना? 2 हो जाएगा सर, ठीक है, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। देख रहा है दुखहरण को, जो भी बदमाशी करेगा ना सर तो सभी को पड़ेगा इसी से, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ बदमाशी मत करना, वरना देख लो इसको पहचान लो, ठीक है। हाँ, जब भी अगर आवृत्ति दिया रहे तो आवृत्ति जब दिया रहेगा मेरे भाई तो अपवर्तनांक निकाल देना। अपवर्तनांक बराबर होता है 1/आवृत्ति, ठीक है। 1/5 का मतलब 0 पॉइंट कितना 2। इतना हल्का सवाल पूछता है मास्टर, काहे नहीं पूछेगा, पूछबे करेगा। चलिए सवाल नंबर 17 की तरफ आइएगा। अच्छा, ये 17 नंबर सवाल बहुत ही अच्छे सवाल है सर। सवाल पे जरा गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से गौर करना, ठीक है। सवाल क्या कहता है कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की समय स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूर पर त्वरण 16 मीटर प्रति सेकेंड है, इसका अपवर्तनांक क्या होगा। देखो अच्छा, हमें त्वरण दिया हुआ है, त्वरण हमको दिया हुआ है, त्वरण बराबर कितना दिया हुआ है तो 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड त्वरण हमको दिया हुआ है। अच्छा, कहता है सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की समय स्थिति में 4 मीटर दूरी पर इतना। अच्छा, 4 मीटर दूरी पे इतना, इसका मतलब वो हमारा विस्थापन है। सर जी आपको तो पता चल गया कोई विस्थापन, लेकिन हमरा कैसे पता चलेगा, हम बताते हैं। आ जाना, कितना है 4 है। हमसे क्या पूछा, अपवर्तन आवर्तकाल पूछा है, हमसे पूछा आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आवर्तकाल बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है, बटा 2 पाई रूट अंडर विस्थापन बटा त्वरण। हमने क्या बोला, 2 पाई रूट अंडर विस्थापन बटा कितना त्वरण आ जाएगा। 2 पाई, 2 गुने पाई, 2 गुने पाई, 2 गुने पाई रूट अंडर विस्थापन का मान 4, त्वरण का मान कितना 16 आ जाइएगा। 16 को काटो 4 से 4 बार में खोपचे में चल जाएगा। 2 पाई गुने रूट अंडर 1/4 हो गया, रूट अंडर 1/4 तो ये हो गया 2 और पाई, ये 1/4 निकलेगा रूट से बाहर तो 1/2 बन करके निकलेगा। ये 2 से 2 गला खोपचे में मेरे भाई ये कितना बच गया, और ओनली 4 कितना बच गया, ये पाई बच गया। अच्छा, आपके ऑप्शन में कहीं पाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन पाई नहीं दे रहा है तो पाई का मान तो दे रहा है ना 3.12, अरे रुको 3.14, ठीक है, 3.14 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि देखो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। अगर 22/7 नहीं दे रहा है सर तो इसको भी तो काटोगे तो ये आएगा 7 3 बार में होगा ना, इसी हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 3.14, ठीक है, पाई का मान होता है ये 3.14 किसका मान होता है, ये पाई का मान होता है, ठीक है। थोड़ी सी अगला सवाल की तरफ गौर करना, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना आइएगा सर। देखिए 18 नंबर सवाल, ठीक है, आज की क्लास का ये अंतिम सवाल, ठीक है। हाँ, 18 को सवाल लाए थे, ठीक है, 18 को लाए हैं, इसको सोल्यूशन करने में टाइम तो लगता है ना। हाँ आइएगा, कहता है क्या सर कि अनुप्रस्थ तरंगों उत्पन्न की जा सकती है। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है कहाँ से, तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होता है सर वो हमारा ठोस से भी उत्पन्न किया जा सकता है, ये हमारा द्रव से भी उत्पन्न किया जा सकता है, ये हमारा गैस में भी उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है, तो ये गैस से भी, सॉरी ठोस से भी, द्रव से भी, गैस से भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है सर। आना, तो सवाल नंबर 18 कितने लोगों को पता था, बट आप ये बता देना कि क्लास आपको कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा मेरे भाई तो प्लीज़ कमेंट करके शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास। और जिन लोगों को अगर 1500 गेस क्वेश्चन चाहिए तो आपको मात्र अभी 99 रुपये में मिल रहा है। जो लोग अभी तक नहीं लिए 1500 गेस क्वेश्चन तो प्लीज़ आप जाकर के 1500 गेस क्वेश्चन ले ले, क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से लिखा मेरे भाई, और बड़ा ही मतलब इसमें बिजोड़ सवाल हमने आपके लिए डाला है, जिसका प्राइस मात्र 99 रुपया है। तो जो लोग अगर लेना चाहते हैं तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसी नंबर पर आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है। पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। और मैसेज में लिख देना है कि मुझे पॉलिटेक्निक का 1500 गेस क्वेश्चन चाहिए। आपको मिनट भर में उसका पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है सर। फिर आप उसे निकलवा लीजिएगा किसी साइबर कैफे से और पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं ना। अब बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि जिन लोगों को अगर पॉलिटेक्निक का कोर्स पढ़ना है पूरा डिटेल में चैप्टर वाइज, तो आपके लिए हमने लेकर के आया विजेता बैच, जहां पे आपको मिलेगा सभी
चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, लाइव सेट प्रैक्टिस, सब कुछ मिलेगा मेरे भाई, जिसका प्राइस मात्र 399 रुपया है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस कोर्स को नहीं लिया तो आप कोर्स को जाकर के बाय नाउ कर सकते हैं। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके साइंस क्लासेस ऐप को। जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो अपने चचा से, भैया से, साली तो नहीं होगा, भाभी से, हाँ, किसी से भी आप 399 रुपया, आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसी नंबर पे 399 रुपया पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो उस टाइम आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप पे भेज देना है। 10 मिनट के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा, फिर मजे मजे में पढ़िएगा, ठीक है। और 1500 गेस क्वेश्चन आपको इस कोर्स में फ्री मिलेगा, विजेता बैच में आपको फ्री मिलेगा। एप्लीकेशन पे इसका PDF डाल दिया गया है, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू। बाकी देखते रहना इसके साइंस क्लासेस कैसा लगा कमेंट करके बता देना, ठीक है सर। थैंक यू।